1947 वो साल था जब दो देश आजाद हुए थे, एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। आजादी के बाद इन दोनों देशों की ग्रोथ स्लो थी, मगर आने वाले समय में अमेरिका और दूसरे देशों की मदद से पाकिस्तान भारत से काफी आगे निकल गया था। एक वक्त ऐसा आया था जब पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बेहतर स्थिति में थी और वेस्टर्न कंट्रीज में उसकी काफी चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती, एक कहावत है। भारत एक स्लो प्रोसेस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के हिसाब से चलता रहा और वहीं पाकिस्तान बार बार तख्ता पलट से जूझता रहा। इसके साथ ही उसने टेररिज्म को सपोर्ट देना शुरू किया और उसी के बाद से उसकी स्थिति बद से बदतर होनी शुरू हो गई। इससे हुआ यूं कि धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से उसका डेवलपमेंट दिनों दिन बिगड़ता रहा। आज हालात यह है कि जहां भारत दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक तंगी और भुखमरी से जूझ रहा है। इस वजह से वो खुद एक इंटरनल वार की सिचुएशन में आ पहुंचा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना लाजमी है। अभी हाल ही में जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये खुद उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो कौन से 4 नए देश होंगे और क्यों वे अपनी आजादी पाकिस्तान से चाहते हैं, आखिर क्यों वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। दोस्तों, ये है आज का पाकिस्तान और इसके 4 मेजर प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तून, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। इन चारों प्रोविंसेस का कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही अलग है। ये आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से इन प्रोविंसेस की कहानी यही रही है। इन लोगों का यह मानना है कि उनकी आइडेंटिटी को आज तक पाकिस्तान में अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है। इसे तभी समझा जा सकता है जब इन प्रोविंसेस की हिस्ट्री से लेकर अभी तक के बारे में जानकारी हो। इसलिए इन्हें एक एक करके हम समझना चाहेंगे और हमें इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत यही होगी। तब सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर होगी कि पाकिस्तान के अंदर 4 टुकड़े हो गए हैं, पाकिस्तान में 4 देश बन गए हैं। पहले नंबर पर खैबर पख्तून। खैबर पख्तून पाकिस्तान का वो प्रोविंस है जहां पर 90% पॉपुलेशन पश्तून लोगों की है। यही पश्तून अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा आबादी में रहते हैं। इसी रीजन के लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान से लड़ रही है और इसलिए यहां पर जन्म होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीडीपी का, जिसका एक ही मकसद है कि इस रीजन को पाकिस्तान से अलग करके अपना पश्तूनिस्तान देश बनाने का। इसलिए आए दिन इस रीजन में पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर कई अटैक्स देखे जाते हैं। अगर जनवरी 2024 की बात करें तो टीडीपी ने एक अटैक किया था जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स मारे गए थे, मतलब 5 चाइनीज लोग मारे गए और इस रीजन में होने वाला इकलौता इंसिडेंट नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। साल 2023 में यहाँ टोटल 929 हत्याएं हुई, जिनमें 329 पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि बहुत पहले हो चुकी थी। 19वीं सदी में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए मोर्टिमर ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान खान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, आपको याद होगा। 1893 में साइन हुए इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक ड्यूरेंट लाइन बनाई गई थी और ये लाइन इसलिए खींची गई थी क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय रूस के बढ़ते प्रभाव से खुद को बचाना चाहता था और अफगानिस्तान को एक वफर स्टेट के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद यह बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर बन गया और इसके बाद में ये सारी चीजें यूं ही चलती रही। इसके बाद हुआ यूं कि इस बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के रूप में वैलिडेशन दे दिया। और लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस ट्रीटी के साइन होने के बाद यह लाइन 3 साल के लिए ही वैलिड थी। इसलिए अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। कई अफगानिस्तानी कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, पर 1949 में पाकिस्तान ने इस रीजन में अपनी आर्मी भेजकर इस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया, जिसमें उसने कई पश्तून लोगों को मार डाला। इसके बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। इसके अलावा यहाँ रह रही एथनिक पॉपुलेशन को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल ड्यूरेंट लाइन के पास 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, पहले पंजाबी और दूसरे है पश्तूनी। पंजाबी जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, वहीं पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। खैबर पख्तून को छीनने के बाद पाकिस्तान के पश्तून पॉपुलेशन पंजाबी के कंट्रोल में आ गई, जिससे उसमें असंतोष की भावना थी क्योंकि ज्यादातर पंजाबी एथनिक कम्युनिटी पाकिस्तानी आर्मी में थे। लेकिन लाइन के दूसरी तरफ मोस्टली पश्तून कम्युनिटी तालिबान की तरफ थे, जिससे यहाँ पर बार बार भयंकर लड़ाई देखने को मिलती रहती थी और ये लड़ाइयां लगभग चलती ही रही। पश्तूनों का मानना है कि उनकी ही जगह पर पंजाबी ने कब्जा कर लिया है और ज्यादातर अपॉर्चुनिटी और स्कीम उन्हें ही दी जाती है। जिस तालिबान को खुद पाकिस्तान ने ट्रेन किया था
टेरर के लिए आज वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब तालिबान खैबर पख्तून रीजन को आजाद कराना चाहता है। इसलिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को अपने लिए अलग देश की मांग करने के लिए इनकरेज कर रही है। अब यहाँ पर अटैक्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इसे कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है, जिससे इसके डिवाइड होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब खैबर पख्तून के थोड़ा नीचे आएंगे टूवर्ड्स पाकिस्तान साउथ वेस्ट, वो वहां एक ऐसा रीजन है जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। बलूचिस्तान और उसके लोग आज पाकिस्तान के गले की फांस बन चुके हैं। अकेले 2023 में यहां पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर 110 से ज्यादा अटैक किए गए, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स की जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रखे हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बलूची लोगों का अपना खुद का एक देश चाहिए, बलूचिस्तान, क्योंकि इन लोगों को आजादी के बाद से ही इग्नोर किया गया है। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच वाला रीजन है, जहां पर गोल्ड, कॉपर, कोल, मार्बल, आयरन जैसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एरिया साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के क्रॉप रूट्स पर सिचुएटेड है। बलूचिस्तान का कोस्ट भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को काफी नजदीक है, जो कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का इंपॉर्टेंट रूट है। यानी कुल मिलाकर बलूचिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी बन सकता है आने वाले समय में। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये पाकिस्तान के सबसे गरीब क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। यहाँ की 6 मिलियन आबादी आज भी बंजर जमीन पर बिना बिजली और साफ पानी वाले घरों में रहती है। इसी कारण आज ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके सारे संसाधनों को पाकिस्तानी सरकार ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया है और बदले में बलूचिस्तान को सिवाय अविकसित करके ही उनको छोड़ दिया है। उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बल्कि वहां के लोगों पर अक्सर पाकिस्तानी सेना द्वारा बहुत ही अत्याचार किए गए हैं। पाकिस्तान द्वारा बलूच लोगों और उनके होमलैंड को इतना ज्यादा शोषित किया गया है कि एक समय ऐसा आ गया था कि बलूच इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने खुद की सेना तक खड़ी कर ली थी, और इस सेना का नाम रखा था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसमें 6000 से ज्यादा जवान हैं और इनका नारा है फॉर अ ग्रेट बलूचिस्तान। इस सेना ने कई बार पाकिस्तान में हमले किए हैं, और कभी अपने बचाव में तो कभी पाकिस्तानी अधिकारियों पर, और हर बार कारण एक ही होता है, अपने लैंड और अपने लोगों के लिए असुरक्षा की भावना। यहां तक कि 2004 में BLA ने पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी कामगारों पर भी हमला कर दिया था, जिसके जवाब में खुद पाकिस्तानी सेना ने बलूच लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। मगर इनमें सबसे बड़ा हमला 2005 में हुआ, जब BLA ने एक अर्धसैनिक कैंप में हमला करवाया। यह हमला इसलिए बड़ा था क्योंकि उस वक्त वहां मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ। इसका बदला लेने के लिए मुशर्रफ ने BLA चीफ नवाब अकबर जो बुगती को वहां पर मरवा डाला था। मुशर्रफ को लगा था कि इस एक मौत से बलूचिस्तान विद्रोही टूट जाएंगे और बलूच अब विरोध करना छोड़ देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अब बलूच पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे, जिन्हें तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी सरकार और सेना रोकने में नाकाम रही। बलूच लोगों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार, हत्याएं और यातनाओं की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, शिया, मुस्लिम और सिख बलूचिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, और जो बचे हुए हैं उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। यहां तक कि बलूचिस्तान के लोग कई बार भारत से अपनी आजादी के लिए मदद मांग चुके हैं। बलूच एक्टिविस्ट करीमा बलूच ने 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए राखी भेजी थी और उनसे बलूच लोगों की मदद करने की रिक्वेस्ट की थी। वहीं 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बलूच लोगों के प्रति समर्थन दिखाया था। इन सब पॉइंट्स के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान की जनता का शोषण किया जा रहा है। वे एक अलगाववादी मिलिटेंट संगठन के माध्यम से पाकिस्तानी सरकार पर लगातार हमले करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान आने वाले समय में अलग हो जाएगा। अब इसके दक्षिण में जाएं तो सिंध का क्षेत्र आता है। सिंध की बात करें तो प्राचीन काल में यह एक अलग देश हुआ करता था, जिसे 711 में राजा दाहिर शासन किया करते थे। जी हां, और ये वहां के आखिरी हिंदू शासक थे। तब इसे सिंधु देश कहा जाता था, लेकिन राजा दाहिर के बाद पहले सिंध को अरब ने कैप्चर कर लिया और फिर ब्रिटिशर्स ने 1843 में इस पर हमला कर दिया। मगर जब ब्रिटिशर्स वापस गए तो उन्होंने सिंध को स्वतंत्र क्षेत्र नहीं बनाया, बल्कि इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। सिंध के लोग इस बात से काफी नाखुश थे, क्योंकि सिंध की संस्कृति और जातीयता पाकिस्तान के लोगों से काफी अलग है, और साथ ही भारत के विभाजन के बाद जो कत्लेआम हुआ वो सिंध को भी सहना पड़ा था, जबकि सिंध सबसे शांत क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। इस कारण से सिंध लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। इसलिए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध को देखकर सिंध के नेता जो M सैयद भी काफी प्रेरित हो गए और उन्होंने 1971 में सिंध देश आंदोलन की नींव रखी। उनका मानना था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी पा सकता है तो फिर सिंध देश क्यों नहीं। इसलिए जातीय अंतर सिंध की स्वतंत्रता की मांग का एकमात्र कारण है। दरअसल पावर और संसाधनों के आवंटन के मामले में सिंध को काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। सिंध के लोगों का कहना है कि सिंध से पाकिस्तान 63% राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिन
लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान सरकार के अधिकांश फंड पंजाब क्षेत्र को आवंटित किए जाते हैं, जो वहीं की सेना की जनसंख्या का 65% योगदान करता है। यही नहीं, सिंधियों की शिकायत यह भी है कि उन पर जबरदस्ती भाषा थोपी जाती है। सिंध के नेताओं का कहना है कि उनकी मुख्य भाषा सिंधी है, लेकिन उन पर उर्दू भाषा का आरोपण किया जाता है। इस भाषा को थोपे जाने की वजह से उनकी सिंधी भाषा और संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान सरकार से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी एक विद्रोही सेना बना रखी है, जिसका नाम है सिंध लिबरेशन आर्मी, जिसकी वजह से यह क्षेत्र काफी अशांत रहता है। यह संगठन सिंध को आजाद कराने के लिए आए दिन पाकिस्तानी सिंध सरकार पर हमले करता है। इसके अलावा यहां भी चीन अपना प्रभाव बना रहा है। चीन सिंध के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है, उद्योगों को टेक ओवर कर रहा है और सिंधियों की जमीन भी जबरदस्ती छीनी जा रही है। सिंध के पास ही एक और मिलता जुलता राज्य है पंजाब, लेकिन पंजाब की कहानी बाकियों से काफी अलग है। विभाजन से पहले दरअसल पंजाब के 32 मिलियन लोगों में से 53% मुस्लिम थे और 15% हिंदू थे। ये वही समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक तनाव अपने सबसे दर्दनाक रूप में पहुंच चुका था। पंजाब ऐसा क्षेत्र था जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की संख्या में बड़ा अंतर था। आजादी के कई सालों बाद 1973 में भारत में खालिस्तान आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी बुनियादी मांग थी कि सिखों के लिए एक स्वतंत्र देश हो, जिसे खालिस्तान का नाम दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जहां एक तरफ भारत में खालिस्तान आंदोलन और इससे जुड़ी अलगाववादी कमजोर हुए, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, यूएसए और पाकिस्तान में उनका आधार बढ़ता चला गया। अब हालांकि उनकी दुश्मनी मुख्य रूप से भारत से है, पर खालिस्तान आइडियोलॉजी वाला एक समूह सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसका मुख्यालय लाहौर को बनाया जाएगा। इसलिए अब यह पाकिस्तान के लिए खुद खतरे की घंटी बनता जा रहा है, क्योंकि उनका राष्ट्र पहले से ही इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा है। ऊपर से पंजाब में भी उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई और यही वजह है कि वहां उनका ज्यादातर फंड जाता है। वहां भी अलगाववादियों ने कब्जा करने की बात कह दी है। किसी भी देश की जनता की 3 प्रमुख शिकायतें होती है। पहला बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी, और पाकिस्तान में ये तीनों शिकायतें चरम सीमा पर है। पाकिस्तान आज एक ऐसा देश बन चुका है जहां 35% जनता की दैनिक आय मात्र $1 यानी कि 83-84 रुपए है, जिसकी वजह से अब अलग अलग प्रांतों में सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। इसी कारण से कई सारे विद्रोही समूह अलग अलग जगहों पर बनते जा रहे हैं और इस वजह से धीरे धीरे पाकिस्तान खुद के बनाए एक सिविल वॉर में फंसता जा रहा है। इसी कारण उसकी टूटने की खबरें भी अलग अलग जगहों से आ रही हैं और ये तूल पकड़ते चली जा रही है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान और उसके 4 अलग अलग टुकड़े होने के कारण। आपको क्या लगता है, क्या सच में आने वाले समय में पाकिस्तान बिखर जाएगा? क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं और तब तक के लिए हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।